शिवानी नमन, ठीक। चलो, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन का क्या आंसर आया? लास्ट वाले क्वेश्चन का जो है थर्ड पार्ट। 4. ओके, 10 - 10 20 हो जाएगा, है ना? आर्यन इज नॉट ज्वाइन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें होमवर्क में तुम्हें व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ वो थोड़ा बुक में देख लेना। दे आर नेवर आस्क्ड, बट फिर भी बुक में जो है एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू। लिमिटेशंस है उसमें। सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, जो कि हम लोग विच वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट इज कॉल्ड लास्ट चैप्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स दे डोंट फॉलो द ओम्स लॉ, है ना? तो वो तुम्हें ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, वो एक लिमिटेशन है। देन टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, वो एक लिमिटेशन है ना? एंड प्लस कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनकी यूनिक ओम्स लॉ मतलब करंट एंड वोल्टेज की रिलेशन यूनिक नहीं होती, है ना? डबल रिपीट होती है। तो वो जस्ट गो थ्रू योर बुक्स एंड रीड इट, ठीक है? तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द आई मीन व्हाट इज द स्लोप? ओके, ये कंप्लीट कर दो पहले, है ना? ये 5 है ना, तो ये हो गया 20/5, दैट्स 4 एम्पियर, ठीक है? तो ये ओम्स लॉ लगाया हमने। वी बाय आर होता है, वी इज नथिंग बट ए पोटेंशियल डिफरेंस। वी बाय आर लिखते हैं, एक्चुअली में वो डेल्टा वी होता है ना, राइट? तो चलो ये होमवर्क में देख लेना, लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ। नाउ वी सी व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ। पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है? पोटेंशियल करंट का ग्राफ जो है, व्हाट डू वी गेट इन दैट? पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ गिव्स अस व्हाट? तो पोटेंशियल को y एक्सिस पे ले लो, करंट को x एक्सिस पे ले लो। तो स्लोप जो है, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू y/x। y जो है, y पर वोल्टेज है, x पर करंट है। तो टेन थीटा देखो यहाँ पर, स्लोप इज टेन थीटा विच इज y/x। तो y का यहाँ पे देखो, ये वोल्टेज हो गया इतना, y एक्सिस पे वोल्टेज है, और ये करंट हो गया, है ना? यहाँ पे करंट दिख रहा है, I ले लिया हमने, ठीक है? और यहाँ पे हमने V ले लिया, तो V/I इज नथिंग बट R। तो स्लोप गिव्स अस द वोल्टेज करंट का जो ग्राफ है, उसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस देगा, है ना? सपोज 60 डिग्री लिख दिया हमने, तो 1060 कितना होता है? √3 ओम हो जाएगा। लेकिन उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है, ऐसा यूनिट भी जरूरी नहीं कि वो एम्पियर में हो और ये वोल्ट में हो ना, ये वोल्ट में होना चाहिए, ये एम्पियर में होना चाहिए। तो बस हमने मिली एम्पियर लिख दिया। सपोज √3 तो ठीक है ना, बट हमें वोल्टेज यहाँ भी देखना पड़ता है। सपोज 60 डिग्री है तो √3, बट हमें ये भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो करंट मिली में है तो मिली में पुट करना पड़ेगा। हमें V/I निकाल लेना पड़ेगा। टेन थीटा जो है उससे हमें मिली एम्पियर 10⁻³ नीचे आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ टाइम मोर लिखना पड़ेगा हमें, ऐसे, है ना? राइट? तो ऐसे यूनिट भी बैलेंस करानी पड़ती है अगर स्लोप में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पर I दे देंगे, इधर इधर V दे देंगे, तो I/V हो जाएगा। फिर I/V क्या होगा? 1/R हो जाएगा। तो स्लोप जो है
1/r देगा हमें। अगर हमने एक्सिस चेंज कर दी तो उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टा हो गया तो फिर 1/r लिखेंगे, I/v हो गया तो 1/r लिखेंगे। तो ये तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस से मैथमेटिकल पार्ट है, इसको हम कर सकते हैं। क्या बताया, 2 पॉइंट हमने, इसको हमें सीक्वेंस देखनी पड़ती है, v/i आ जाना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज y एक्सिस पे भी है। अगर इंटरचेंज कर दिया तो 1/r, स्लोप विल बी 1/r, है ना। और स्लोप नहीं भी समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को ये देखो इसका रेशियो v/i के रेशियो जो होगा वो रेजिस्टेंस होता है ना। यहाँ पे v की वैल्यू देख दो, करस्पॉन्डिंग वैल्यू i की देख लो, बीच में देख सकते हैं ग्राफ, यहाँ पे i होगा, यहाँ पे v होगा, तो रेशियो जो भी आएगा वो रेजिस्टेंस देगा हमें, सिंपल है ना। तो यू डोंट टॉक अबाउट द व्हाट इज कॉल्ड स्लोप एंड ऑल, मैथ्स की लैंग्वेज में बात नहीं करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा काम आ सकता है तुम्हें। नेक्स्ट वन इज द डिफाइन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल G होता है, राइट इज SI यूनिट। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर हमें पता है उसको रेसिप्रोकल कर दो, सपोज रेजिस्टेंस 10 ओम आया तो कंडक्टेंस 0.1 आ जाएगा। उसकी यूनिट क्या होगी, पर ओम। पर ओम को मोहो लिखा था MHO, उल्टा कर दिया, OHM था MHO कर दिया। और सीमेंस भी होता है, इसका साइंटिस्ट का नाम है एस, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म सीमेंस होती है, ठीक है। तो ये भी पर ओम इज नथिंग बट सीमेंस, है ना। कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ओम न दे के ऐसे दे सकते हैं, कंडक्टेंस दे दिया तुम्हें, रेजिस्टेंस नहीं दिया, तुम्हें ओम्स लॉ यूज करना है, तो रेसिप्रोकल कर लो, R विल बी 1/G। G का जो है यूनिट एस दे देंगे, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ओम, तो R का रेजिस्टेंस फिर ओम आ जाएगा। ठीक है, ये वेरी सिंपल थिंग्स हैं, तो जस्ट मेक द नोट ऑफ दिस एंड। और ये होमवर्क का क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व नहीं किया तो ये लिख लो, लास्ट वाले का 4 आएगा आंसर। जस्ट कीप राइटिंग आल्सो, डोंट वेट फॉर माय PDF। कभी कभी आजकल PDF मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए तुम अपना लिखते जाओ, टेल मी, आई विल वेट फॉर यू। और नोट्स बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट विल इम्प्रूव योर बोर्ड परफॉर्मेंस आल्सो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट होता है अगर खुद की अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार वहीं से रिपीट करते हैं, तो मेमोरी जो है वहाँ पे सेम सोर्स से पढ़ने से शार्प हो जाती है, रिकलेक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। गॉट इट। डिफाइन कंडक्टेंस ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है, इसको भी लिख लो। नाउ रेजिस्टेंस हमने पहले तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सॉरी R इज इक्वल टू V/I पढ़ा है ना, बट V बढ़ाने से I भी बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस जो है इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना। ओम्स लॉ है वो, उनका जो रेशियो है वो R देता है, बट रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, है ना। रेजिस्टेंस कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, बताओ, कैन यू गेस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर सकता है, बोलो। ऑन व्हाट एरिया, फैक्टर्स इट कैन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और लेंथ, लेंथ पर, और नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ये 3 फैक्टर, ओके गुड। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सपोज ये हमने एक रॉड ले लिया ना, उसकी लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर ऑफ मटेरियल जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है तो रो आ जाता है। रो जो होता है उसके 2 नाम होते हैं, रजिस्टिविटी, यहाँ पे देखो लिखा है रजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफाइड डायमेंशन का रेजिस्टेंस होता है वो। अभी हम सीखेंगे इसकी डेफिनेशन, जो हम इसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे हम रो की। और रो वैसे तो सिंबल अपना डेंसिटी के लिए होता है, बट यहाँ पर रजिस्टिविटी के लिए होता है। तो ये कॉमन सेंस में हम रिकॉल भी कर सकते हैं, देखो कैसे रिकॉल कर सकते हैं अगर भूल भी गए, है ना।
तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज ऐसे इमेजिन कर लो एक बहुत बड़ी टनल है, बहुत लेंथी टनल है, तुम्हें क्रॉस करके जाना है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, बहुत टाइम लगेगा क्रॉस करने में, और बहुत नैरो है, थिन है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा तुम्हें, ज्यादा मुश्किल होगी क्रॉस करने में। और थिक है बहुत, है ना, काफी वाइड है, काफी उसका जो है इस तरह से है ना, तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे, करंट भी आराम से क्रॉस कर जाएगा। तो थिक होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और थिन है वायर तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है। थिक वायर से लेस रेजिस्टेंस, कभी कभी हमें किसी इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखनी है तो थिक वायर्स यूज करते हैं वहां पर, और बहुत ज्यादा हाई प्रेसाइज है तो सिल्वर वायर यूज करते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस काफी काफी कम होता है। अभी हम रजिस्टिविटी देखते हैं, टेबल देखते हैं, सिल्वर कॉस्टली होता है इसलिए उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर पे है। रजिस्टिविटी जो है मटेरियल पे सिल्वर है तो उसका कम होगा रजिस्टिविटी, कॉपर का थोड़ा ज्यादा, एल्यूमिनियम का और ज्यादा, आयरन का और ज्यादा, इंसुलेटर्स का बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस का ऑफ कोर्स यूनिट तो हमें सिंबल हमने पहले बना दिया था, ऐसे सिंबल होते हैं इस तरह से, हेक्साब्लेड के जो टीथ होते हैं ना वैसा दिखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस दिखते कैसे, देखो ये देखो, 2 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, एक कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं जबकि ये है, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, वो काफी बल्कि होते हैं, लैब में दिखते हैं, लंबी वायर से वाइंड करके बनाते हैं। ये कार्बन रेजिस्टेंस है। कार्बन रेजिस्टेंस जो है ना, एक मिनट है ना, होल्ड ऑन थोड़ा सा, ओके जस्ट मिनट, हैंग हो गया है, फिर से इसको चालू करते। देखो ये बहुत छोटे रेजिस्टेंस होते, बहुत लेस एक्सपेंसिव होते, एंड बहुत कॉम्पैक्ट होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। ये एक तुम हाथ में इसको इस सबको एक साथ उठा सकते हैं हाथ में, ये इतने सारे है ना, उसको मुट्ठी में उठा सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ रजिस्टर लिखा है, द सर्कुलर बैंड्स और कलर कोडिंग मार्क्स जो होती है, सर्कुलर बैंड्स और कलर कोडिंग मार्क्स जो होती है, दैट आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम सीखेंगे अभी, इसका टेबल ही है पूरा, जो कलर्स दिख रहे हैं तुम्हें, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इसका टेबल देख के हमें बताना पड़ता है कितने, बहुत छोटे होते हैं ना, इस पे प्रिंटिंग बहुत मुश्किल होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना, है ना। अभी तो आजकल तो टेक्निक डेवलप हो गई है छोटे, बट अभी अभी भी वही चल रहा है, कलर कोडिंग से हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वी लर्न हाउ टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ये जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ रेजिस्टेंस जो है कैसे दिखते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक टाइप दिखा रहा हूँ, वायर बाउंड का बाद में डायग्राम निकाल के बताऊंगा कैसा होता है, बट ये अपने कोर्स में ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? एनी डिफिकल्टी यू अनम्यूट एंड आस्क मी, कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज रेजिस्टेंस का ही टॉपिक रहने वाला है, उसमें बहुत कुछ पॉइंट सीखते हैं हम लोग। और रेजिस्टेंस का काम क्यों होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, कुछ बता सकते हैं, कुछ कहाँ यूज करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होते हैं ना, वेरियस पर्पजेस हो सकते हैं रेजिस्टेंस के। वन ऑफ द पर्पज इज टू ड्रॉप द वोल्टेज, या करंट को एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में रखना है ना, एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको ड्रॉप कराना है ना। सपोज हमें कोई इंस्ट्रूमेंट को 1 वोल्ट ही चाहिए और अब 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, या 3, मोबाइल की कितने वोल्ट की होती है, समथिंग 3.4 वोल्ट की होती है ना, माइक्रोफोन को सपोज 2 वोल्ट चाहिए, है ना, तो रेजिस्टेंस से एक्स्ट्रा ड्रॉप करा लेंगे, है ना। तो वन ऑफ द पर्पज इज टू रिड्यूस द वोल्टेज, टू रिस्ट्रिक्ट द करंट, है ना। तो ये तुम जस्ट लिख सकते हो अपने आप। नाउ ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस। तो देखो ये तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, द फिगर शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स, कॉपर है, कंडक्टर्स है, मतलब इनका हम सब जरूरी नहीं सबको रजिस्टर ही बोले, कंडक्टर हैज गॉट रेजिस्टेंस, है ना, और इवन इंसुलेटर हैज गॉट द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कॉपर कंडक्टर्स along with their faces, face area and length, face area दिख रहा है और लेंथ दिख रही है ना, rank these according to the current
थ्रू देम ग्रेटेस्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू करंट, मतलब इनडायरेक्टली पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, रेजिस्टेंस ही तुम्हें निकालना है, बट मोर रेजिस्टेंस लेस करंट, कॉमन सेंस, मोर रेजिस्टेंस लेस करंट। तो करंट सबसे ज्यादा किस में होगा, जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। किसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा बोलो, ए बी सी, विच विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस, A. ए लीस्ट। व्हाट अबाउट बी, सबसे मैक्सिमम किसका होगा, चलो ए का बोला तुमने लीस्ट होगा, सबसे मैक्सिमम कौन सा, बी और सी, C. फार्मूला यूज, हाँ सी नो, सर B होगा क्योंकि उसका लेंथ बड़ा है। सबसे ज्यादा एरिया max क्रॉस सेक्शन भी, का एरिया होगा, क्रॉस फिर सेक्शन भी तो उसके बाद देखना है। B का होगा, हाँ then बोलो, 2 का। एक मिनट, वन बाय वन, हाँ बोलो खुशी, यू आर टेलिंग कुछ समथिंग, सबसे हाँ ज्यादा बोलो। मैक्सिमम 1 का होगा, देन 3 का होगा, उसके बाद 2 का होगा। सबसे ज्यादा वन का होगा रेजिस्टेंस, क्यों, क्यों वन का होगा, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? बड़ा है वो, क्या एक्सप्लेनेशन यार, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन, देखो ऐसे बिना लॉजिक के मत बोला करो। देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ाया, कांट यू यूज द फार्मूला, ऐसे नहीं, Yes. इंट्यूशन नहीं लगाने यहाँ पर, फार्मूला तुम्हारे सामने है, जल्दी से उसको फार्मूला लगाओ और explain बताओ। पर सोच के बताया। सोच के नहीं बताना, फार्मूला यूज करके बताओ। अभी फार्मूला पढ़ाना, लिखो, नोटबुक है तुम लोग के पास, नोटबुक रहती है साथ में, सर A का फटाफट लीस्ट होगा नोटबुक ना? में लिखो, नोटबुक में सभी लोग लिखो। सब बी नोटबुक का में होगा ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट, और ए एंड सी में क्या रिलेशन, सर ए सेम एंड सी है। का, ए एंड सी का सेम है। किसका आंसर, शिवानी? यस सर। ओके, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। कैसे बताया, कैसे निकाला? सर आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। हाँ, सामने फार्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सभी कॉपर के बने हैं, Yes, तो रो sir. सबका सेम हो गया, इसको हटा दो। अभी लेंथ बाई ए का रेशो देखो, इसका एल बाई ए आ गया, इसका एल बाई टू, ए बाई टू, इसका भी टू टू कैंसिल हो जाएगा, इसका भी सेम, फर्स्ट एंड सेकंड का सेम, ठीक है। और इसका देखते हैं, इसका जो है रो तो सेम ही, एल बाई ए का रेशो देख लेते हैं, एल कितना है 1.5, और ये कितना है 1/2, 2 ऊपर आएगा 3, एल बाई ए मतलब 3 टाइम्स ऑफ एल बाई ए, तो इसका 3 टाइम्स हो गया इन दोनों से, गॉट इट। तो सब ए एंड सी का सेम, समझ में आया मैंने क्या किया? ये फार्मूले Yes. से हमने निकालना है, ठीक है, फार्मूले से निकालना है हमेशा, जो भी है उसका तुम्हें सपोर्टेड आंसर होना चाहिए कि भाई मैंने ये इससे सोचा, ये इस फार्मूले से निकाला, या ये लॉजिक लगाया, है ना। तो लॉजिक करेक्ट हो गए तो अपना आंसर करेक्ट हो जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो फिर लिखें इसका आंसर कि ए एंड बी, अभी हमें निकालना क्या था, ग्रेटेस्ट करंट सबसे ज्यादा, तो ए एंड सी में सबसे ज्यादा और बी में सबसे कम, बी एस गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी अच्छे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन वालों के लिए भी अच्छे हैं ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देना। फार्मूला है, थोड़ा सोचना पड़ता है, आंसर निकलना पड़ता है। समझ में आ गया सबको? चलो बोलो यस सर नो, जिसको अभी भी डाउट है अनम्यूट एंड आस्क। ओके, ये चैट में बोल सकते हो तुम लोग डाउट्स, है ना, आंसर भी दे सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू टॉक, चैट में आंसर दे दिया करो, दिखते हैं ना चैट में आंसर। चलो आगे बढ़े, Yes, sir. नो प्रॉब्लम सो फार। ऐसे देखो ये भी क्वेश्चन है, ये तुम लोग घर में ट्राई कर लेना, शॉर्ट में लिख लो इसको, मैं समझा दूं थोड़ा इसको। देखो कि देखो, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, shows cross section through the 3 wires of identical length and material। अभी लेंथ भी आइडेंटिकल है, मटेरियल भी सेम है, दो फैक्टर्स देखो अभी तुम्हारे कम हो गए, पहले वाले में एक ही फैक्टर कम हुआ था। द साइड्स आर गिवन इन मिलीमीटर, सबकी मिलीमीटर में, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, सभी सेम डायमेंशन, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। रैंक द वायर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस, मेजर्ड एंड टू एंड, ऐसे एंड टू एंड, ऐसे कोई वायर ऐसी लंबी सी है तो इस एंड से और पीछे वाले एंड से, ऐसे इसमें भी पीछे वाला एंड फ्रंट एंड, सबकी लेंथ तो सेम है। अभी लेंथ का इशू ही खत्म हो गया, अभी कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है? अभी इसका आंसर तो बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगा, फास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो रैंक द
वायर अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट फर्स्ट, सबसे ज्यादा जिसका वो पहले। कितने लोगों को लगता है ए सही है? हाउ मेनी ऑफ सर यू बिलीव बी? ज्यादा होगा। किसका? बी ए बी एंड बोल। सी ए बी। सी ए बी, सी का मैक्सिमम बोल रहे? हाँ ये सर। C का मैक्सिमम, ए का उसके बाद और बी का सबसे कम। ओके, सी का सबसे मैक्सिमम बोल रहे हैं ना, तो सी का कैसे, इसका एरिया देख लेते हैं। नहीं तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये भी तो देखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर सर सब तो ए का होगा ना। तो सर बी ए सी। किसका बी एस सी आंसर है? खुशी का है? शिवानी। शिवानी। ओके, शिवानी लगे। चलो देखते चेक करते, बी ए सी खुशी की। और बताओ, चलो बी ए सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शिवानी का बी ए सी। और चलो मेरा चेक कर लेते हैं, सेम है, चेक करें इसको। Yes, बी sir. मतलब बी का 10 आ रहा है एरिया क्रॉस सेक्शन, तभी रेजिस्टेंस में दो फैक्टर तो खत्म ही हो गए, बस एरिया ही बचा हुआ है ना? तो ये इसका 2 इंटू कितना है 5, 10 हो गया इसका। इसका कितना है 18, इसका कितना है 16। तो सबसे कम वाले का एरिया वाले का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, और ज्यादा ही वाला लिखना था, है ना? कहा गया रैंक ग्रेटेस्ट फर्स्ट लिखना था, सही है ना? बी का सबसे ज्यादा है फर्स्ट नंबर पे, ए का 16 आ रहा है, ये सेकंड नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे। ठीक? तो इस तरह से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए ना। सर ये फार्मूला एक बीस ही है। समझा आपने 10 देखो, कौन सा वाला? चलो सब मिटा देते हैं पहले, यही मतलब फार्मूला लिखो। 10 सबसे छोटा है तो उसको यानी सबसे ज्यादा कैसे, वो रिलेशन नहीं समझा। अच्छा, रेजिस्टेंस का फार्मूला बताओ। चलो, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या सीखा भी हमने? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये तभी ये सेम मटेरियल के बने हैं दिया ऊपर, और ये भी सेम है, तो बचा क्या? भी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया। ये ऐसे वायर्स है, इस तरह बोला है कि अच्छा, उनका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? देखो एक मिनट पढ़ता हूँ मैं, कहाँ गया? क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, केवल क्रॉस सेक्शन है ना, वायर्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ। क्रॉस सेक्शन मतलब उसको कट करो परपेंडिकुलर प्लेन से, तो सामने जो दिखता है वो क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो ए, तो सबसे कम किसका है एरिया? जो है 2 वाले का एरिया, जो सेकंड वाला है उसका एरिया सबसे कम, वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। A2, 2 इंटू 5, 10। बाकी सबका इससे ज्यादा है देखो, तो सबसे कम वाला बी होगा, सबसे कम एरिया बी का है, यहाँ पे 10 आएगा, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा उसका। अच्छा हाँ समझ गया। तो इस तरह से, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। चलो, आर बी रेजिस्टेंस ऑफ बी इज मैक्सिमम। उसके बाद किसका आया था? ए का सबसे कम, सी का, सी का, सी सबसे ज्यादा थिक है। देखो इसमें डायग्राम में हमें पता नहीं लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ए थिक है। तो जितना ज्यादा थिक उतना कम रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा थिन, है ना, जितना ज्यादा पतला वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अभी मैंने बिगनिंग ऑफ द क्लास में बताया था, जितना पतला वायर है ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, है ना। बाकी मटेरियल भी डिपेंड करता है, सेम मटेरियल की बात करें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे करना है, क्विक आंसर इसका। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तुम्हें, ये अच्छा क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग कैन बी इलेक्ट्रोक्यूटेड इफ करंट एज स्मॉल एज 50 मिलीएम्पियर passes near the heart। इतना कम करंट है, बहुत कम है ना, तभी भी डेथ हो सकती है। नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है मिली एम्पियर करंट के लिए भी। एन इलेक्ट्रिशियन वर्किंग विद
स्वेटी हैंड्स, पसीना आ गया उसके हाथ में तो गुड कंडक्टर हो जाता है। फिर बॉडी अपनी कंडक्टर है, बट स्वेटी हैंड इज वेरी गुड कंडक्टर। विद द टू कंडक्टर्स ही इज होल्डिंग, ठीक है, यहाँ से मैं रिपीट कर रहा हूँ, विद स्वेटी हैंड्स मेक्स गुड कॉन्टेक्ट विद द टू कंडक्टर्स ही इज होल्डिंग, one in each hand. If his resistance is 2000 ohm, what might be the fatal voltage? तो कैसे निकालेंगे बताओ, कितना वोल्टेज में वो अनसेफ हो जाएगी, उसकी लाइफ जो V है। equal to IR. हाँ, V इज इक्वल ओम्स लॉ है ना, V इज इक्वल आई आर, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है 100 वोल्ट। ओम्स लॉ 100 वोल्ट आ रहा है क्या? ठीक है, जो भी आ रहा है 100 वोल्ट से 100 वोल्ट में उसकी डेथ हो सकती है फॉर दिस कंडीशन। किसी ह्यूमन बीइंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कई लोगों का इससे बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए फिर ज्यादा वोल्टेज। बट क्या होता है ना, जैसे 100 वोल्ट को टच की जरूरी नहीं है कि वो एकदम से, हाँ भाई बॉडी डिपेंड करती है। बॉडी जनरली क्या होता है, अगर शरीर से ज्यादा देर तक करंट फ्लो होता है तब फैटल हो जाता है, टच किया हुआ हट गया तब नहीं होता, तब उससे सेफ होते हैं। जैसे टच किया, मोमेंटली करंट पास हुआ तो फिर इट इज what is called not fatal. It is for some duration it goes through the body, then it can be fatal. ठीक है, तो ओम्स लॉ V इक्वल IR से निकाल लो, 100 आ रहा है शायद। ठीक है, तो जस्ट टू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छे क्वेश्चन है, समझने के लिए है ना। गॉट इट? किसी को डाउट है तो जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। फार्मूला डायरेक्ट ही ओम्स लॉ है, ठीक है, ओके। तो 100 लिख देता हूँ आंसर, सबका आ रहा है? सर मिली एम्पियर को एम्पियर में थोड़ा कंफ्यूजन, कैसे चेंज करते हैं? मिली में देखो, हमने टेबल बताई है, देखो देखो तुम लोग, देखो अभी मैं जस्ट 1 मिनट के लिए रोक के तुम्हें टेबल ही दिखा रहा हूँ, मिली एम्पियर और क्या क्या होते हैं। देखो गोइंग बैक टू द टेबल, यहाँ पर अपना ये एडवांटेज है कि भाई जस्ट आई कैन शो यू एनीथिंग विद द प्रेस ऑफ बटन। देखो ये टेबल सब लोग क्लिक कर लो, लिखने का टाइम नहीं है, अगर तुम लोग स्नैपशॉट ले सकते हो तो जल्दी से लो इसको। देखो जो कि तुम्हें अभी 12th तक और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन तक काम आती रहेगी। एक मिनट है, कहाँ चला गया ये टेबल का स्नैपशॉट ले लो, जिसमें मैंने अंडरलाइन किया वो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली लगते हैं। देखो टेरा मीन्स सिंबल टी होता है ना, टेरा 10⁻12 को बोलते हैं। गीगा मीन्स 10⁻9, मेगा मीन्स 10⁻6, किलो मीन्स 10⁻3, सेंटी मीन्स 10⁻-2, मिली का डाउट था, मिली मीन्स 10⁻-3, माइक्रो 10⁻-6, नैनो 10⁻-9, पिको 10⁻-12। पिको अपने कैपेसिटर में आया था। तो ये अंडरलाइन वाले जो 10 है, 10 तुम्हें दिख रहे हैं, ये हमेशा आने चाहिए। थोड़ा बड़ा करो इनको, और एक पॉइंट और समझा देता हूं मैं तुम्हें। जैसे चलो ये बहुत लोगों का अभी भी, जैसे 10 मिलीमीटर लिखा हमने, तो ये पहला जो है वो मिली का है, दूसरा मिली का नहीं है, दूसरा जो है मीटर का है। तो 10 पहला वाला मिली जो 10⁻³ लिख दिया, मीटर एज इट इज, तो 10⁻-2 हो जाएगा। ये तो तुम्हें पता ही है ना, ओनली सिंबल याद नहीं रहते हैं ना। ठीक है, फेमटो कहाँ लगता है हमें? न्यूक्लियस। अभी हमें लगेगा मॉडर्न फिजिक्स में फेमटो, न्यूक्लियस का साइज होता है, फेमटोमीटर। पिको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, नैनो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, माइक्रो बार बार यूज कर रहे हैं, मिली भी अभी आ गया, किलो भी बहुत बार यूज करते हैं। मेगा मीन्स मिलियन होता है, 10⁻6, 10 लाख को मेगा बोलते हैं। और गीगा मीन्स बिलियन होता है, 10⁻9 बिलियन के बराबर होता है। गॉट इट? ओके, यस सर। यस। एक पॉइंट और देख लो, इसमें भी तुम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे अपना ये है, जैसे मैं बोलूं कि भाई एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। ये प्रीफिक्सेस थे, ये क्या होते? प्रीफिक्सेस है।
SI यूनिट के पहले लगाए जाते हैं। प्रीफिक्सेस जो है ना, जब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है तो प्रीफिक्स करने पड़ते हैं, सफिक्स नहीं होते, प्रीफिक्स ही होते हैं। जैसे मैंने दिया एरिया 10 टू द पावर, ओके, एरिया कोई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे यूनिट कितनी होगी जल्दी से बताओ। 10 to the power minus 3 meter square. हाँ वेरी करेक्ट। माइनस, देखो इसको कैसे लिखेंगे 10 और सेंटीमीटर को पूरा पूरा इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सेंटी अभी हमने ऊपर क्या देखा था, सेंटी इज हाउ मच, -2, ठीक है। तो सेंटी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ गई, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करके, अलग से नहीं, यहाँ पे नहीं पुट करना है, होल का स्क्वायर होता है ये हमेशा, 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो ये 10 टू द पावर -4 अगर 2 बार रिपीट होगा, 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो -4, 10 बाहर ही लगा हुआ है पहले, 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, ऐसे चेंज करना है। जैसे मिलीमीटर है, देखो यहाँ पर सी है, मिलीमीटर है, तो हमने क्या किया, मिली को पूरा ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट किया, मिली। तो 10 टू द पावर -3 है, ऊपर टेबल से देखा, अभी हमने, तुम्हें डाउट भी था, -3 पावर भी 3 है, तो -9 हो जाएगा जी। तो इस तरह से केवल इसका नहीं पुट करते, केवल यहाँ पे नहीं लिख देना है, इधर क्यूब है या स्क्वायर है तो ब्रैकेट में शिफ्ट करके तब वैल्यू पुट करनी है। कुछ नहीं होता तो फिर डायरेक्ट लिखते, सिंगल पावर है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। गॉट इट? वापस चले, ओके चलो, तो इसका निकाल लो, अभी आ जाएगा 100। चलो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड में आता है, ये वाला रो इज इक्वल टू, अच्छा रो अभी हमने नहीं पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ा दिया, हाँ इसमें आया तो था रेजिस्टिविटी, हाँ ये इसमें आया ना, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अभी आगे है। चलो ठीक है, अभी ये वाला कल याद दिलाना, अभी आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट, ये डेरिवेशन मिस नहीं करना हमें, रो इज इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है अल्टरनेट ईयर्स, कल याद दिलाना। हम रेजिस्टिविटी पूरे डिटेल में पढ़ने का, फिर इस डेरिवेशन पे आएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन 2 थे ना, उससे यूज करके हम डिराइव करते हैं। तो रेजिस्टिविटी पहले मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कल उसका नंबर आएगा, रो इज इक्वल टू mne स्क्वायर टाउ, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो आई थिंक जस्ट देखते हैं, जब तक कनेक्शन नहीं जाता, जब तक लिंक नहीं जाता तब तक पढ़ते। देखो रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाउ डू वी डिफाइन इट। देखो पहले तो फार्मूला जो हमने सीखा उसको लिख लिया हमने, R इज इक्वल टू रो L बाई